नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तालिबान को लेकर मामला केवल कूटनीति का नहीं बल्कि उस राजनीति का भी है जिसके नाम पर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया है। इसलिए तालिबान के साथ भारत के जो भी संबंध बदल रहे हैं उसे कूटनीति के स्तर पर भी बताना चाहिए और राजनीति के स्तर पर भी। चुप रहने से कोई बात नहीं बनने वाली या जवाब देने का काम सरकार और बीजेपी गोदी एंकरों पर नहीं छोड़ सकती। विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया और न विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ कि जिसे आतंकवादी कहा करते थे उसकी मेहमान नवाजी क्यों की गई। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 की पाबंदी सूची में शामिल है। उन्हें 9 से 16 अक्टूबर के बीच दिल्ली की यात्रा के लिए अस्थायी तौर पर छूट मिली है, वरना तालिबान प्रशासन के सदस्यों की यात्रा पर दुनिया भर में रोक है। सन 2000 में एयर इंडिया के विमान IC-814 के हाईजैक के दौरान विमान को कंधार ले जाया गया। उस समय भी यही मुत्तकी थे, तब अफगानिस्तान की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। इसी हाईजैक से रिहा हुआ मसूद अजहर, जिसने भारत में आतंकी हमलों की साजिश रची, उसी मुत्तकी का दिल्ली और देवबंद में स्वागत हो रहा है। यूपी पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्लान किया, लेकिन भीड़ के कारण रद्द करना पड़ा। यह बात ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए कि जिस तालिबान को आतंकवादी कहते थे, जिसका नाम लेकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, उस तालिबान का स्वागत हुआ तो कम से कम सरकार को बताना चाहिए यह बदलाव क्यों हो गया। इसी अमीर खान मुत्ताकी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान बॉर्डर पार के आतंकवाद से त्रस्त है। पहले तो यह बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान को आप ही आतंकवाद से जोड़ा करते थे, यह सही है या नहीं? अब आप उसी तालिबान के अफगानिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित भी बता रहे हैं। क्या इसलिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद को एक दूसरे पर शरण देने का आरोप लगा रहे हैं? अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान आईसिस के तत्वों को शरण दे रहा है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि तहरीके तालिबान को शरण दे रहा है और भारत अफगानिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है। दलील दी जा रही है कि भारत तालिबान की तरफ इसलिए हाथ बढ़ा रहा है ताकि अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद ना पनपे, लेकिन भारत पहले यह तो बताए कि वह तालिबान को खुद आतंकवाद मानता है या नहीं। जिसे खुद आतंकवादी मानता रहा हो, बीजेपी के नेता आतंकवाद से जोड़ते रहे हों, उसी अफगानिस्तान और तालिबान से उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद अपनी जमीन से नहीं फैलाएगा क्योंकि रिश्ता भारत से हो जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सहारा लेकर नहीं कह सकता कि UNSC ने कहा है अफगानिस्तान आतंकी गतिविधियों के लिए अब सेफ हेवन नहीं है। भारत को अपना पक्ष साफ साफ रखना चाहिए। इतने दिनों से UNSC 2593 की याद क्यों नहीं आई? भारत की विदेश नीति आत्मविश्वास से आगे जाकर अति आत्मविश्वास की रफ्तार से दौड़ने लगी थी। इन दिनों ओवर कॉन्फिडेंस की रफ्तार से उतर रही है और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर नहीं, लो कॉन्फिडेंस पर आती जा रही है। भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन रिश्ते को अपग्रेड किया जा रहा है। मगर बताइए तो कि रिश्ता क्यों अपग्रेड हो रहा है? क्या तालिबान की विचारधारा बदल गई, जिसकी बात आप हिंदी प्रदेशों की रैलियों में किया करते थे? अफगानिस्तान और भारत के साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया गया, तो पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और गोदी मीडिया मारे खुशी के लौट गया। जब भारत कश्मीर पर किसी तीसरे की राय या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता, तो क्या अब उसके ये दिन आ गए हैं कि तालिबान की मान्यता से वह खुश होने लग जाएगा? गोदी मीडिया का एक एंकर अपनी सफाई देने लगा कि हम पहले भी तालिबान को वही मानते थे जो आज मानते हैं। आप कौन हैं भाई? आपके हिसाब से विदेश नीति तो तय नहीं होगी। आपका एक ही काम है, भारत तालिबान को आज आतंकवादी कह दे तो फिर से आप आतंकवादी कहने लग जाएंगे। इसलिए गोदी एंकरों के बकवास पर ध्यान मत दीजिए। यह दलील एकदम फालतू है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान तालिबान का दुश्मन हो गया तो तालिबान भारत का दोस्त कैसे हो जाएगा? दो आतंकवादियों के बीच दुश्मनी हो जाए तो क्या आप उनमें से एक से दोस्ती कर लेंगे? विदेश नीति और घरेलू राजनीति
दोनों में भारत पाकिस्तान और तालिबान दोनों को आतंकवाद की श्रेणी में रखता रहा है। इसलिए घरेलू राजनीति को कुछ तो सफाई देनी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। उसने सऊदी अरब से समझौता किया कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब भी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। लेकिन इस हिसाब से सऊदी अरब को तो हमने दुश्मन घोषित नहीं किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, घूम घूम कर अपनी दोस्ती का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप पुतिन सबसे दोस्ती बता रहे हैं। इनका दोस्त तो चीन भी है। तो क्या गोदी एंकर चिल्लाकर बोल सकता है कि पाकिस्तान का दोस्त चीन हमारा दुश्मन है? प्रधानमंत्री मोदी चीन क्यों जा रहे हैं? चीन से आयात क्यों हो रहा है? हमारा कहना है कि भारत की अपनी कूटनीतिक राजनीतिक जरूरतें हो सकती हैं, बदल भी गई होंगी। अगर बीजेपी के पास टाइम नहीं है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को इस पर सफाई देनी चाहिए कि क्या बदलाव हुआ। 2021 में भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है टेक्निकल मिशन को दूतावास में अपग्रेड करेंगे और अफगानिस्तान भारत में राजदूत नियुक्त करेगा। 2021 में भी कई लोग कह रहे थे कि अफगानिस्तान की सच्चाई को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। तब तो आगे नहीं बढ़े। तो अब क्या बदल गया? भारत बदल गया है या तालिबान बदल गया है? एक ही सरकार है केंद्र में, सरकार तो नहीं बदली। अगर इस समय कांग्रेस की सरकार तालिबान के विदेश मंत्री को देवबंद में गार्ड ऑफ ऑनर दिलाने की प्रैक्टिस करवा रही होती तो क्या आपको लगता कि बीजेपी कूटनीति की जरूरतों पर बात करती? यह पहली बार नहीं है। 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस में आतंकी हमला हुआ। उसकी जांच के लिए पाकिस्तान के जांच अधिकारियों को इजाजत दी गई। पठानकोट बेस के सीमित हिस्से का दौरा कराया गया। अगर यही काम कांग्रेस की सरकार में होता तो प्रधानमंत्री मोदी रोज इस घटना को याद दिलाते अपने भाषणों में। जब आप चाहते हैं आईएसआई को भारत बुला लेते हैं, जब आप चाहते हैं पाकिस्तान के साथ दुबई मैच खेलने चले जाते हैं और तालिबान को गले लगा लेते हैं। इतना सब आप कैसे कर लेते हैं? बीजेपी को बताना तो चाहिए कि जिस तालिबान का भारत में स्वागत किया गया वह बैड तालिबान है या गुड तालिबान है। एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। – 2015 का यह भाषण है। 2025 में तालिबान गुड बनकर दिल्ली में घूम रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री के स्वागत को व्यावहारिकता का नाम दिया जा रहा है। जब विरोध करते हैं तो अपना सिद्धांत बताते हैं, जब गले लगाते हैं तो व्यावहारिकता बताते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद को लेकर प्रैक्टिकल होने लगे हैं? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की सत्ता में वापसी का समर्थन कर दिया था। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बराबर बता दिया। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बर्क को शर्म आनी चाहिए। उनके खिलाफ अगस्त 2021 में राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। शफीकुर रहमान बर्क के पोते और संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है जब भारत सरकार खुद तालिबान के मंत्री का स्वागत करती है तब कोई सवाल नहीं उठाता। तालिबान के मंत्री को ताजमहल दिखाया जा रहा है, देवबंद घुमाया जा रहा है और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। ये दोहरे मापदंड क्यों? अब किसे शर्म आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी? योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा बयान दिया था कि तालिबान के समर्थन में बयान देने पर कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब जाकर शांत हुए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि इतना सब कुछ होने पर वे कैसे शांत हैं, उनका क्या कहना है। ने देखा होगा तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना।
बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। किसी भी विदेशी प्रतिनिधि का कार्यक्रम केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ तो कहना चाहिए कि देवबंद में तालिबान के मंत्री का आना उनके हिसाब से क्या था। जिस देवबंद को बदनाम किया गया, टारगेट किया गया, उसी देवबंद को भारत सरकार कूटनीतिक संपदा, डिप्लोमेटिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसके पहले तो अरब देशों से निजी रिश्तों के दम पर प्रधानमंत्री मोदी बेहतर कूटनीतिक संबंध बनाने का दावा कर रहे थे। अब देवबंद के सहारे तालिबान के साथ संबंध बेहतर करने का प्रयास क्यों हो रहा है? इतना तो बताना चाहिए कि पहले आपको पता नहीं था कि गलत क्या है, या अब भी पता नहीं है कि सही क्या है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है, तालिबान को सुपर स्टेट्समैन योगी आदित्यनाथ ने स्कोर दिया। यूपी के मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं, उन्हें गालियां दी जाती हैं, लेकिन विदेश से आया मेहमान सब अच्छा है, मुसलमान भी। तालिबान की सोच कट्टरवादी है। उसकी विचारधारा को सभी मुस्लिम देशों की विचारधारा आप नहीं बता सकते। सभी मुस्लिम देशों में महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज जाना फर्ज माना जाता है और स्कूल कॉलेज बाकायदा हैं। इसी अफगानिस्तान में 70 के दशक में स्कूल और कॉलेजों में करीब 70% महिलाएं टीचर थीं। यह अगस्त महीने की तस्वीर है। चीन और तालिबान के बीच द्विपक्षीय बैठक में एक महिला भी देखी जा सकती है चीन की तरफ से, जिन्होंने अपना सर ढका हुआ है। लेकिन दिल्ली में जब बैठक हुई तब मेज पर भारत की तरफ से एक भी महिला नहीं थी। इसे लेकर सवाल उठा कि क्या भारत ने तालिबान का इस हद तक ख्याल रखा कि कोई महिला प्रतिनिधि उसकी तरफ से ना जाए, जबकि चीन के साथ बैठक में एक चीनी महिला प्रतिनिधि नजर आ रही है। अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी। और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए, हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। यह सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि 10 अक्टूबर को दिल्ली में तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, केवल पुरुष पत्रकार बुलाए गए। इसे लेकर हंगामा मचा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि महिला पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया गया। पुरुष पत्रकारों पर भी सवाल उठा कि उन्होंने क्यों नहीं बहिष्कार किया। भारत सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? विदेश मामलों को कवर करने वाली महिला पत्रकारों ने इस बात को लेकर विरोध किया। स्मिता शर्मा, सुहासिनी हैदर और अन्य ने जोर शोर से यह सवाल उठाया कि यह कैसे होने दिया गया है। तब जाकर तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें महिला पत्रकारों को बुलाया जाता है। कहा गया तकनीकी गड़बड़ी के चलते पिछली बार न्योता नहीं भेज पाए। महिला पत्रकारों के लिए देश के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री दोनों ने आवाज नहीं उठाई। बीजेपी के अध्यक्ष या गोदी एंकरों ने नहीं बोला। यह गलत हुआ। क्या मोदी सरकार इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि इस पर बोल ही नहीं पाई? Whether it's Iran, whether it's Syria, whether it is Saudi, women and young girls are not stopped from getting education, not stopped from going to schools and colleges. Why are you doing this, sir, in Afghanistan? When will they be allowed to go back and get their right to education? And secondly, do you have any regrets over the brutal killing of internationally acclaimed photojournalist and our colleague Danish Siddiqui? मोदी सरकार के समर्थक और दक्षिणपंथी लोगों ने यहां तक समझाना शुरू कर दिया, इसमें भारत सरकार का क्या रोल हो सकता है। दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और दूतावास में अफगानिस्तान का अधिकार क्षेत्र लागू होता है, नियम लागू होता है। इसमें भारत सरकार क्या कर सकती है? इतनी आसानी से इस सवाल को साइड कर दिया गया। तभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना भाषण निकाल लाए,
जिसमें वे तालिबान के राज में महिलाओं के साथ क्रूरता की बातें कर रहे हैं। नहीं, आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। लेकिन सवाल पूछने वाले अपनी जगह पर सही थे, उनकी जीत हुई। तालिबान को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बुलाना ही पड़ा। इसकी लड़ाई उन लोगों ने नहीं लड़ी जो नारी को देवी की तरह पूजने का दावा करते, वे चुप रह गए। बीजेपी या मोदी सरकार इसलिए भी विरोध नहीं कर पाई होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनका एक अपराध बोध नजर आता है। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के मसले पर पूरी सरकार को इसी वजह से पाला मार देता होगा। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने औरतों को नहीं बुलाया और आज संडे को रविवार के दिन उन्होंने बुलाया है। यही एक इजहार है कि उन्होंने गलती की थी। उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल एरर है, ये तकनीकी गलती है, लेकिन जिस भी तरह ये इसको एक्सप्लेन करे, इतना ज़रूर है कि ये मान गए हैं कि भारत में आकर इनको भारत के कायदे को अपनाना पड़ेगा और औरतों और मर्द के बीच में ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये बात है प्रेसिडेंट्स की। अगर आप एक बार इनको अलाउ करेंगे तो ये भी सोचेंगे ये इंडिया की भी पॉलिसी है। आप लार्जर मैसेज दुनिया को भी क्या दे रहे हैं? सारे अफगान विमेन जो बाहर है, जो अफगानिस्तान के अंदर है, वो भी हमें देख रहे हैं। भारत अफगानिस्तान को गले भी लगा रहा है और उलझन में भी नजर आ रहा है। कब तक तालिबान के झंडे प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज से हटाए जाएंगे? जब जयशंकर और मुत्ताकी की प्रेस वार्ता हुई तो दोनों देशों के झंडे नहीं थे। भारत के झंडे के साथ तालिबान का झंडा रखने की नौबत नहीं आई। दिल्ली स्थित अफगान दूतावास पर जब मुत्ताकी ने प्रेस वार्ता की तो स्टाफ फ्लैग पोल उठाकर बाहर ले गए ताकि तालिबान का झंडा ना लहराया जा सके, लेकिन मुत्ताकी ने मेज पर तालिबान का झंडा रख दिया। उनके पीछे बामियान बुद्ध की तस्वीर थी जिसे 2001 में तालिबान ने तोड़ा था, यानी तालिबान के लिए कुछ भी नहीं बदला। बामियान के बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने की मानसिकता, विचारधारा को लेकर क्या अब विरोध नहीं होगा? एस जयशंकर ने मानवाधिकारों पर भी कुछ नहीं कहा, जबकि नवंबर 2023 में 2 साल पहले की बात है, भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश आग्रह करते हैं कि तालिबान महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों समेत सभी अफगानियों के मानवाधिकारों का सम्मान करे, सफर करने की आजादी दे। वो भारत बोल नहीं पाया कि गलत हुआ महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाकर। तालिबान ने महिला क्रिकेट पर बैन लगाया है, लेकिन स्मिता शर्मा ने जब सवाल पूछा तो जवाब आया अफगानिस्तान में बराबरी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी था कि एक एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पे आप देख सकते हैं मेन विमेन सब थे, सबने सवाल पूछा। काफ़ी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए वैसी हुई। इसे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए। और जैसे सुहासिनी ने कहा और सुहासिनी ने उठाया, विमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चंस है, आपने भी उठाया स्मिता, और जो हमें आंसर्स मिले काफ़ी शॉकिंग है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, मेन विमेन इक्वल है, हमें पता है ये नहीं है। भारत दौरे से एक हफ्ता पहले तालिबान ने इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन को बैन कर दिया। अफगानिस्तान में सोशल मीडिया बंद है, बैंक, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता है। अफगानिस्तान की जनता दुनिया से कट गई है। महिलाओं के लिए अपनी बात कह पाना नामुमकिन हो जाता है। पढ़ना लिखना जो इंटरनेट से भी हो सकता था, उस पर भी पाबंदी है। मतलब कुछ तो देख लेना चाहिए कि हम किस दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने जा रहे हैं। इसके बाद भी खुलकर राजनयिक मान्यता नहीं दे रहे हैं। टेक्निकल और डिप्लोमेटिक का अंतर बताकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। राजकीय सम्मान देना चाहते हैं, राजनयिक मान्यता नहीं दे सकते। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी विवेक काटजू ने भारत के इस स्टैंड को सही बताया है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मान्यता नहीं देता, भारत को भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में विवेक काटजू ने लिखा है, अफगानिस्तान में एक इंचार्ज जैसा नियुक्त किया जाएगा। ऐसा कर भारत
अमेरिका को दिखा सकता है कि तालिबान को लेकर रूस और चीन की तरह उसका रुख नहीं है। द हिंदू के पत्रकार स्टैनली जॉनी ने तो यह भी लिखा है कि अगर अफगानिस्तान से रिश्ते बेहतर करने हैं तो ईरान से भी करने होंगे। ईरान में चाबहार पोर्ट के रास्ते भारत को अफगानिस्तान में सीधा एक्सेस मिलता है, पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है, यानी भारत को पश्चिमी एशिया में अपनी जगह फिर से ढूंढनी होगी। विदेशी मामलों के जानकार पत्रकार कह रहे हैं भारत को पश्चिमी एशिया में फिर से अपनी जगह ढूंढनी होगी और भारत का गोदी मीडिया है कि तालिबान के एक दौरे से विश्वगुरु के विजय घोष का ऐलान करने लग जाता है। कूटनीति की नावें कितनी लहरों पर चलती हैं, इसीलिए कहा जाता है कूटनीति को, विदेश नीति को घरेलू राजनीति में नहीं लाना चाहिए। जो भी इसे भारत, रूस और चीन की तरफ से अमेरिका को आंख दिखाने का अभ्यास समझा रहा है, उसे यह बात बतानी चाहिए कि भारत अभी भी अमेरिका की चिंता कर रहा है। वह तालिबान को बुलाने के बाद भी रूस और चीन के स्टैंड से अलग अपना रुख अपना रहा है। ट्रंप पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके इशारे पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, चीन और पाकिस्तान के बीच रिश्ते गहरे हो चुके हैं। कोई यह तो समझाए कि इसकी भरपाई क्या तालिबान के साथ हाथ मिलाकर हो सकती है। कहा जा रहा है कि भारत चुप है क्योंकि उसे बिजनेस करना है। पश्चिम भी तालिबान के साथ बिजनेस करता है, वह भी अपनी सुविधा के अनुसार मानवाधिकार के सवालों पर चुप रहता है। अब जो सब कर रहे हैं वही तो आप कर रहे हैं, फिर आप विश्वगुरु किस स्कूल के कहलाना चाहते हैं? जो पश्चिम करता है उसी स्कूल के विश्वगुरु बनेंगे या अपनी नई धारा, नया स्कूल खोलकर बनेंगे? कुछ तो बताइएगा या बातें ही घुमाइएगा। कुल मिलाकर विदेश नीति आज नैतिकता की बुनियाद पर नहीं खड़ी है। विदेश नीति से नैतिकता की ईंट को खिसका दिया गया है। नेहरू का दौर चला गया जब दो ध्रुव से अलग होकर वे तीसरे ध्रुव की रचना कर रहे थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की दलील इसी पर है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इस इलाके में रूस और चीन का दबदबा विस्तार पा रहा है और इसी इलाके में ट्रंप और अमेरिका अपना आधार बनाकर रखना चाहते हैं। रूस ने तालिबान को मान्यता दी, चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत भेजा। रूस को आगे कर अमेरिका का जवाब आप तैयार नहीं कर सकते। दिलचस्प है कि शी जिनपिंग का नाम कोई नहीं लेता। क्या पुतिन भारत के लिए शी जिनपिंग को नाराज कर सकते हैं? भारत का अफगानिस्तान और ईरान दोनों में निवेश है, तो जब इस्राइल ने ईरान पर हमला किया तब भारत क्यों किनारे खड़ा रहा? तब क्या भारत केवल निवेश की चिंता कर रहा था या नेतन्याहू के सामने चुप्पी ओढ़ रहा था? कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में अब भारत के लिए मौका आया है, अब क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई हो रही है। कौन गारंटी दे सकता है कि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक साथ ना आ जाएं? ट्रंप ने कहा है दोनों के बीच समझौते का प्रयास कर रहे हैं। अगर वे सफल हो गए तब इस दौरे का क्या महत्व रह जाएगा? क्या फिर से चुप्पी ओढ़ ली जाएगी? एक तर्क दिया जा रहा है भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर बनाए। बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से रिश्तों को छोड़कर सुदूर पड़ोस की खोज की जा रही है ताकि यह दिखाया जा सके कि पड़ोस से रिश्ते बेहतर बना रहे हैं। बताइए कि नेपाल और बांग्लादेश से आपके कैसे संबंध हैं? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने तक ही संबंध सीमित हैं और पड़ोस के नाम अफगानिस्तान की दुहाई दी जा रही है। अगर हमारे तरफ मुश्किल है तो एक पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी नहीं है, ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। वो ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? हमारे खिते की ममालिक का क्यों शिकायत नहीं है? ये सब के सब क्यों खुशहाल है? मालूम हुआ कि उसके अंदर बातें ठीक करना चाहिए। बात यह है कि बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं? इसीलिए ना कि तालिबान की राजनीति आपने चमकाई, आप ही धुंधले हो गए। एक विद्वान की राय है 1990 के दशक में जब तालिबान सत्ता में था तब भारत, ईरान, मध्य एशिया के देश और रूस सभी तालिबान के विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन कर रहे थे। इस बार तालिबान के सामने कोई ऐसा विपक्ष नहीं जिसे समर्थन दिया जा सके। अगर तालिबान का विपक्ष होता, मान लीजिए, तो क्या भारत उसे समर्थन देता? इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस का विकल्प नहीं मिला तो इसलिए तालिबान को गले लगाया जा रहा है। क्या यह तर्क स्वीकार योग्य है?
कहा जा रहा है कि नई रिश्तेदारी से भारत सुनिश्चित करेगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। कैसे करेगा? जब तक भारत ही खुद क्लियर नहीं कि तालिबान का संबंध आतंकवाद से है या नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही है, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से यह दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे गंभीर हमला है। मुत्तकी भारत के दौरे पर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और गोदी मीडिया इसी से खुश हो जा रहा है। एक और जानकार ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट किया है, मुत्तकी के भारत दौरे के वक्त पाकिस्तान का हमला करना उसकी हताशा दिखा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान को डरा धमका कर रखें, मगर इसका उल्टा असर यह हो सकता है कि तालिबान भारत के और करीब आए। पाकिस्तान की पुरानी नीति रही है अफगानिस्तान को भारत से दूर रखे, वह फेल हो रही है। तालिबान पाकिस्तान का प्रॉक्सी नहीं रहना चाहता, अपना कूटनीतिक विस्तार करना चाहता है। ऐसे में तालिबान खुद भी भारत के करीब आ रहा है। अफगानिस्तान के साथ संबंध होने चाहिए, भारत का पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है, लेकिन जिस तरह से आज इन दलीलों का इस्तेमाल किया जा रहा है सही बताने के लिए, उसी से संदेह हो रहा है कि भारत और सरकार समर्थक कितने अपराध बोध में हैं। उन्हें तालिबान को लेकर दिया गया सभी भाषण परेशान कर रहा है, लेकिन सच पूछिए तो ऐसे लोग कभी परेशान नहीं होते। इन्हें मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए केवल तालिबान की जरूरत नहीं पड़ती। इन दिनों यह काम मुसलमानों की आबादी और घुसपैठ के नाम पर फिर से शुरू हो गया है। इनका अपना कोई सिद्धांत नहीं, ना राजनीति में ना विदेश नीति में। इधर से दबाव आया उधर मुड़ गए, उधर से घिर गए इधर आ गए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।